के प्रधानमंत्री बिम्स्टेक की मीटिंग से थाईलैंड के बाद सीधा श्रीलंका गए और श्रीलंका में उन्होंने श्रीलंका के हेड ऑफ द स्टेट अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान कुछ भारत की तरफ से संयुक्त प्रोजेक्ट्स उनको इनॉग्रेट किया गया। इसके साथ साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप पे चर्चा हुई। आर्थिक रिश्ते किस प्रकार से भारत और श्रीलंका एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाएंगे उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार हुई। और इस रोड मैप का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि भारत ने 2+1 फॉर्मेट को श्रीलंका में अपनाया, जिसके तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और भारत मिलकर श्रीलंका के अंदर जाकर अलग अलग प्रकार के मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को करेंगे। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की इस विजिट के मायने क्या हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिकल स्टोरी क्या है। 2009 में श्रीलंका में जो सिविल वॉर थी, जिसमें श्रीलंका जूझ रहा था एलटीटी के क्राइसिस से, वो फाइनली समाप्त हुई क्योंकि 2009 में एलटीटी का जो लीडर था वी प्रभाकरन, उसको मार गिराया गया। उसके मारने के बाद श्रीलंका ने 2010 में अपने आप को कंसोलिडेट किया और अपनी आर्थिक परिस्थिति को अब सुधारने की एक नई रणनीति बनाई। उस समय श्रीलंका ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका मदद करने के लिए उस समय था नहीं, क्योंकि 2010 के समय अमेरिका खुद ही एक आर्थिक क्राइसिस के थ्रू गो थ्रू हो रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की जो स्पेस खाली थी, उस स्पेस को फाइनली चाइना ने पकड़ा और चाइना ने श्रीलंका को एक अपना लिटमस टेस्ट बनाते हुए ये इंश्योर किया कि वो श्रीलंका में जाकर श्रीलंका के अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट करे जिससे कि वो आगे जाकर ये पोर्ट्रे कर पाए कि वो भी एक राइजिंग वर्ल्ड का क्रेडिबल प्लेयर बन चुका है। 2010-11 में श्रीलंका के अंदर जब चाइना ने अपनी वहाँ पर प्रेजेंस बनानी शुरू करी, तो उस समय श्रीलंका के अंदर चाइना ने अपने यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, उसके सलाहकार वहाँ पर भेजे। चाइना के जब ये स्पाइस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे, जब वो वहाँ गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर श्रीलंका को 2 पॉइंट एडवाइस दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए अपनी कोस्ट लाइन जो है, आपका जो तट है पूरा, उसको बेसिकली डेवलप कीजिए, वहाँ पर बड़े बड़े रिजोर्ट्स बनाइए। आपके पास कुछ अंदर श्रीलंका की ही टेरिटरी में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, उनका भी डेवलपमेंट कीजिए और टूरिज़्म, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। इसके साथ साथ चीन ने उस समय श्रीलंका को ये भी सलाह दी कि हमारे हिसाब से आपको जो दूसरा काम करना चाहिए वो स्पेसिफिकली ये है कि आप माइक्रो लेवल पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर बढ़ावा दीजिए और उन इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं और उत्पाद हैं उनको आप एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास मैरीटाइम लोकेशन है, आपके चारों तरफ समुद्र है, तो आप इस समय एक मैरीटाइम कॉमर्स के बहुत बड़े रूट पर भी हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए आप माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के उत्पाद को बनाकर उसको विश्व तौर पर एक्सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप ग्लोबल सप्लाई लाइन से भी जुड़ेंगे। 2012-13 से श्रीलंका ने इस रणनीति के ऊपर काम किया। करते करते चीज़ें सब ठीक चल रही थी। 2020 में जब कोविड शुरू हुआ और कोरोना काल आया, कोरोना काल में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से श्रीलंका को आंच देने वाला पॉइंट आया वो था पर्यटन और टूरिज़्म, क्योंकि जैसे ही विश्व तौर पर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे तो पर्यटन सेक्टर पूरा का पूरा श्रीलंका में पहली बात तो कोलैप्स कर गया। पर्यटन सेक्टर जो होता है, टूरिज़्म सेक्टर, खास करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। जाहिर सी बात है कि जब मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे कोई आँच आएगी तो उसका खमियाजा लोकल लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, और यही चीज़ श्रीलंका के लोगों के साथ भी हुई कि उस समय जब 2020-21 में कोविड का ये क्राइसिस हुआ तो क्राइसिस की वजह से लोग सड़कों पे उतर आए, क्योंकि उनकी नौकरियां एकदम से चली गई, उनकी आमदनी एकदम से चली गई। दूसरी चीज़ पे गौर कीजिए कि श्रीलंका एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी पिछले 10 साल से बन रही थी। उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के कारण श्रीलंका जो है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के तहत प्रोडक्ट्स को बनाकर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में सप्लाई कर रही थी। कोविड के कारण जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर डिसरप्शन आया तो इस डिसरप्शन के तहत क्या हुआ कि जितनी भी श्रीलंका की माइक्रो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर वो भी ख़त्म हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय श्रीलंका के अंदर जो गोताबाया राजापक्से की सरकार थी, वो सरकार बेसिकली अपना चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद एक नियो लिबरल एजेंडा को चलाने के लिए भारत के सहयोग और अन्य देशों के सहयोग से एक व्यक्ति को वहाँ पर लाया गया, जिसका नाम था रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे ने अच्छा चुनाव भी लड़ा। गोताबाया राजापक्से की सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए उसने कमान प्राप्त करी, लेकिन दिक्कत क्या थी, गोताबाया राजापक्से चाहे हार गया, उसके बाद उसने अपने आप को कंसोलिडेट करके रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी, और दूसरी जगह पर रनिल विक्रमसिंघे के आने के बाद एक नियो लिबरल एजेंडा चलना शुरू हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की थी और यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट चाइना का था, ये दोनों शांत नहीं बैठे। इन्होंने कुछ बहुत अग्रेसिव काम भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने साइलेंट काम किया। 2021-22 से इन्होंने जो साइलेंट काम चालू किया वो ये था कि इन्होंने 1980s के दशक में
एक मूवमेंट जो उस समय श्रीलंका में चली थी, जिसको जनता विमुक्ति पेरुमना के नाम से जानते हैं, उस मूवमेंट को रिवाइव किया। उस मूवमेंट का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था अनुर दिसानायके, उसको बेसिकली नर्चर किया। उसको नर्चर करते करते श्रीलंका में एक अर्गल्या मूवमेंट चलाई। इस मूवमेंट के तहत पूरे देश में मास मोबिलाइजेशन करी। मास मोबिलाइजेशन का खमियाजा ये हुआ कि 2024 में जब चुनाव हुए श्रीलंका में, तो अनुर कुमार दिसानायके, जो कि उस समय एक चाइना बैक्ड व्यक्ति था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के सहयोग से जीता हुआ व्यक्ति था, उसने बेसिकली श्रीलंका में कमान संभाली। जैसे ही उसने कमान संभाली, इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कमान संभालते ही कुछ बड़ी अजीब प्रकार की टिप्पणियां करनी चालू कर दी, जो कि चाइना का नरेटिव था। उसने सबसे पहले कहा कि भाई देखिए, आज की डेट में श्रीलंका के जो हाल हैं ये कुछ बड़े व्यापारियों के कारण हैं। श्रीलंका के जो आज की डेट में हाल हैं वो बेसिकली नियो लिबरल एजेंडा के कारण हैं। हम गरीबों की राजनीति करेंगे, हम ये सब प्रकार की राजनीति करेंगे जिसके तहत जितने भी अमीर लोग हैं श्रीलंका में उनको सजा दी जाएगी उनकी अमीर होने की वजह से। इस प्रकार के नरेटिव से जो ग्रामीण लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर लोग मोबिलाइज हुए, इस मोबिलाइजेशन से फ़ायदा उठाते हुए उसने कमान तो संभाल ली। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि चलिए, जो डोमेस्टिक लेवल पर श्रीलंका की पॉलिटिक्स में हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न कुछ और था। हमारे लिए कंसर्न ये था कि श्रीलंका अगर आज की डेट में एक ऐसी सरकार लेके बैठता है जो कि प्रो चाइना है, तो वो जाहिर सी बात है कि चाइना की गतिविधियों को वहाँ पर ज़्यादा अंजाम देगा। भारत का एक लंबे समय से श्रीलंका में चीन को लेके जो एक ग्रीवेंस था, वो ग्रीवेंस था कि चीन बेसिकली रिसर्च वेसल्स भेजता है। ये जो रिसर्च वेसल्स होते हैं, ये रिसर्च वेसल्स बेसिकली कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए नहीं आते हैं। ये इस प्रकार की शिप्स होती हैं जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती हैं। ये इस प्रकार की शिप्स होती हैं जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी, PLAN जिसको हम कहते हैं चाइना की, उससे जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रणिल विक्रमसिंघे की सरकार थी, तो जनवरी 2024 की बात है ये कि भारत ने दबाव डालकर रणिल विक्रमसिंघे की सरकार के ऊपर दबाव डालने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट उससे साइन करवाया था। वो अग्रीमेंट ये कहता था कि श्रीलंका जो है किसी प्रकार से अगले 1 साल एक मॉरेटोरियम के तहत, यानी कि एक सेल्फ इम्पोज्ड बैन के तहत चाइना के रिसर्च वेसल्स को श्रीलंका में नहीं आने देगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, जनवरी 2024 में जब ये अग्रीमेंट, मोरेटोरियम अग्रीमेंट साइन हुआ था रणिल विक्रमसिंघे की सरकार के बीच और भारत की सरकार के बीच, उस समय 1 साल का मॉरेटोरियम अपनाया गया था। भारत को उम्मीद थी कि रणिल विक्रमसिंघे आगे आएगा, लेकिन हमने जो अंडर करंट था श्रीलंका में, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया था, और अनुर कुमार दिसानायके ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की वजह से जो सरकार को वहाँ पर कमान प्राप्त करी, उस कमान को प्राप्त करने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि जनवरी 2025 में ये अग्रीमेंट 1 साल के बाद लैप्स कर गया था। फरवरी एक ऐसा महीना था जो भारत ने, और मार्च एक ऐसा महीना था जो भारत ने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार की गतिविधियां ये अग्रीमेंट के लैप्स होने के बाद श्रीलंका कर रहा है। क्या श्रीलंका आज की डेट में भी ये चाइना के रिसर्च वेसल्स को वहां पर भेज रहा है या नहीं भेज रहा है? क्या ये आज की डेट में भी चाइना के जो स्पाई वेसल्स, जो कि रिसर्च वेसल्स हैं, शिप्स हैं, क्या ये अभी भी भारत के आसपास घूम रही हैं या नहीं घूम रही हैं श्रीलंका के वाटर्स में? पिछले 2 महीने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भारत की ये विजिट को हमें उस नज़रिए में देखना है। अब जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने जाकर श्रीलंका में सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी अनुर कुमार दिसानायके को कि देखिए, ये जो शिप्स हैं जो चाइना यहाँ पर भेजती है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये सारी की सारी शिप्स आज की डेट में अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लेके आती हैं। इनके अंदर सैटेलाइट मैपिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये ओशन करंट की मैपिंग को करने के इंस्ट्रूमेंट्स रखती है, क्लाइमेट सिस्टम्स को स्टडी करने के इंस्ट्रूमेंट्स रखती है, ओशन सर्कुलेशन को भी स्टडी करने के इंस्ट्रूमेंट्स रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी के सारे रिसर्च वेसल्स जो अक्सर चलते हैं चाइना से और उसके बाद इंडियन ओशन में आते हुए, मालदीव से घूमते हुए श्रीलंका आते हैं, ये बेसिकली पूरे ओशन फ्लोर को मैप करते हैं। ओशन फ्लोर की एक फोटोग्राफिक एविडेंस लेके मैप करके चीन उन सारे फोटोग्राफ्स को बैठकर एनालाइज करके ये देखती है कि इन फोटोग्राफ्स में कितने एविडेंसेस हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के और क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के। और चाइना का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन में ये है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी आज की डेट में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और साथ ही में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसकी एक पूरी की पूरी अग्रेसिव मैप तैयार कर ले। इस मैप को तैयार करने के बाद चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अपने मनपसंदा सरकारों में, जैसे कि उसने मालदीव्स की एक सरकार को अपने मनपसंदा बना रखी है, श्रीलंका में उसने अपना एक मनचाहा व्यक्ति बिठा रखा है, इन सरकारों के तहत वो इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर
पाए और इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनका प्रयोग करके ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस बना पाए। भारत ने इस बार जाकर श्रीलंका को एक चीज़ और ये भी बताई, जो कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि जितनी भी चाइना की ये रिसर्च वेसल्स हैं, ये सारी की सारी रिसर्च वेसल्स एक प्रकार से जुड़ी होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर आप इन रिसर्च वेसल्स को देखो तो इनके ऊपर स्टैंप लगा होता है कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने इनको बनाया है, लेकिन ब्यूटी ये है कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम करती है चाइना अकेडमी ऑफ साइंस से। चाइना अकेडमी ऑफ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इन दोनों के साथ समस्या ये है कि दोनों के एग्रीमेंट्स आज की डेट में चाइना की नेवी के साथ भी हैं, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ भी हैं और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ भी हैं। इस कारण से सबसे पहली बात, इन पर्टिकुलर शिप्स के ऊपर एक आशंका होती है कि ये डुअल यूज़ शिप्स हैं और ये किसी प्रकार के सिविलियन गतिविधि के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं। इसके साथ भारत ने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बताई श्रीलंका को कि जब ये आपके यहाँ से चलकर वापस से पानी में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल से होते हुए गो थ्रू कर रही होती हैं शिप्स, उस समय ये क्या करती हैं कि ये सारी की सारी चाइना की शिप्स जानबूझ के अपने आइडेंटिफिकेशंस जो हैं, सिग्नल सिस्टम्स, उनको ऑफ कर देती हैं। जैसे ही अपने ऑटो आइडेंटिफिकेशन सिग्नल सिस्टम्स को ऑफ करती हैं तो उसके तहत क्या होता है कि जब भारत के सैटेलाइट्स आज की डेट में इन शिप्स को ट्रैक कर रहे होते हैं तो वो शिप्स को ट्रैक करने के समय ब्लैक और डार्क इमेजेस आते हैं, क्योंकि जब आप अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिग्नल सिस्टम को ऑफ कर दोगे तो पानी में एक ब्लैक कलर का पैच दिखेगा। अब उससे समझ नहीं आता है कि ये ब्लैक कलर का जो पैच है ये किस पर्पज़ के लिए है और क्यों है। एक बात तो जाहिर है कि ये बेसिकली एक शिप है। इसको टैकल करने के लिए भारत की नेवी क्या करती है कि नौसेना कि कोई एक दो शिप्स वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं तो चाइना अपना झंडा दिखाते हुए कहता है कि देखिए हम तो चाइनीज़ शिप्स हैं, हम तो जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका है जिसके तहत चाइना हमारे रिसोर्सेज को भी ड्रेन कर रही है, क्योंकि ये जो तरीका है जब ये श्रीलंका से चलकर वापस जाती हैं चाइना, उस दौरान ये गतिविधियां इस प्रकार की करती हुई जाती हैं। तो आज की डेट में एक चीज़ तो तय है, भारत ने इस बार श्रीलंका में विजिट करते हुए एक चीज़ श्रीलंका को क्लियर कट समझा दी। श्रीलंका को ये बात बता दी कि देखिए आप मॉरेटोरियम एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि चाइना की रिसर्च वेसल यहाँ नहीं आएगी। बिहाइंड द सीन सबसे बड़ा पॉइंट जो भारत ने कम्युनिकेट किया वो ये था। दूसरा, श्रीलंका ने कहा कि देखिए हमें चीन से आर्थिक तौर पर गतिविधियां करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे को अपनी आर्थिक परिस्थिति मजबूत करनी है। तो भारत ने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति मजबूत करनी है तो उसमें हम भी आपका सहयोग कर सकते हैं। और जब हमने अपने सहयोग की बात करी तो मैंने जैसा वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि 2+1 फॉर्मेट, वो 2+1 फॉर्मेट यहाँ पर दोबारा से अपनाया गया। उस 2+1 फॉर्मेट के तहत भारत ने क्या बात बोली? भारत ने सिंपल बात ये बोली कि ठीक है, यदि आपको इस प्रकार की कोई गतिविधि करनी है कि आपको अपने पोर्ट्स, अपने कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो 2+1 फॉर्मेट के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत मिलकर आपके साथ ये मदद करेंगे। अब आप इस चीज़ से फ़ायदा सोचिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश को श्रीलंका जैसे देश के साथ एंगेज करने का एक मौका मिलता है, भारत को आज की डेट में यूएई की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को लेकर श्रीलंका के साथ एंगेज करने का एक मौका मिलता है। दोनों पर्टिकुलर एस्पेक्ट से चाइना का ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस यहाँ पर मिटिगेट होता हुआ दिखता है। तो ये विजिट के ये मायने थे। ये विजिट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था चाइना की रिसर्च वेसल्स। एंड आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद ये जो बिहाइंड द सीन वाली बात रिसर्च वेसल्स की थी ये अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।